गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वीडियो पॉज हो गया था, कोई बात नहीं, दोबारा से जल्दी ही शुरू हो गया। हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा रहे हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब ये होता है, यूनिफॉर्म लिखा हुआ है और मोशन लिखा हुआ है तो इसका मतलब है इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बट बीच में एक सर्कुलर भी लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन ए सर्कुलर पाथ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, आप ये कह सकते हो। और दूसरी लाइन में आप ये भी कह सकते हो, इफ ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड। तो कांस्टेंट स्पीड का मतलब तो आप समझ ही गए क्या होता है। कांस्टेंट स्पीड का मतलब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन सर्कुलर पाथ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। समझ आ गया होगा, इंटरवल ऑफ टाइम। कोई प्रॉब्लम है तो आपने सर्कुलर पाथ में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करनी है इक्वल टाइम इंटरवल में। फॉर एग्जाम्पल के अंदर हम आपसे ये बता सकते हैं भाई, मोशन ऑफ सैटेलाइट्स, मोशन ऑफ सैटेलाइट्स का मोशन है वो सर्कुलर में है और वो यूनिफॉर्म है। आप ये सेकेंड हैंड टिप की बात कर सकते हो, मोशन ऑफ द टिप ऑफ सेकेंड हैंड ऑफ ए क्लॉक। समझ आ गया होगा। घड़ी की जो सेकेंड हैंड की जो टिप है वो एक सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, तो उसका जो मोशन होगा वो भी कैसा होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। और इस तरह के काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं। समझ आ गया। जैसे कि मान लीजिए मैं ये कहता हूँ कि ये एक सर्कुलर मोशन है बेटा, ठीक है, ये सर्कुलर मोशन है। मैंने कहा भाई ये जो है ना ये रेडियस वेक्टर है, हर जगह पर देखोगे तो ये रेडियस वेक्टर है। आपने कहा कि इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है तो वेलोसिटी के लिए हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। अब ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड का मतलब इधर भी फिर वी वेक्टर दिखाएंगे, यहाँ दिखाना है तो यहाँ पर भी वी वेक्टर दिखाएंगे। मेरी बात समझ आ गई होगी। हर पॉइंट पर क्या दिखाया जाएगा भाई, वी वेक्टर दिखाया जाएगा, क्योंकि वी का मैग्नीट्यूड तो हमेशा सेम रहेगा, बट डायरेक्शन अगर हम देखेंगे तो हर जगह पर डिफरेंट रहेगी। ये आप कितने भी आप लगा सकते हो, और ये सारे के सारे क्या रहेंगे, रेडियस वेक्टर। समझ आ गया। यहां पर आपने क्या कहना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वी इज सेम, मैग्नीट्यूड ऑफ वी ऑलवेज सेम एंड डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट इज डिफरेंट, एवरी पॉइंट इज डिफरेंट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ आ गया होगा। दूसरा मैं आपको ये बता देता हूं, हेयर वेलोसिटी वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर। इसको बोलेंगे वेलोसिटी वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन के साथ ले रहे हैं, और इसको बोलेंगे रेडियस वेक्टर। जो रेडियस वेक्टर है ना, इस पर v हमेशा परपेंडिकुलर मिलेगा, किसी भी पॉइंट पर लगा लेना, हर जगह पर 90 डिग्री एंगल से होगा। मेरी बात समझ गए होंगे। तो यहाँ पर जो वैल्यू है, जो वेलोसिटी वेक्टर है, वो हमेशा रेडियस वेक्टर पर परपेंडिकुलर मिलना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट और, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जब भी डिस्प्लेसमेंट की बात आती है, हमें पता है वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो मैं आपको बता देता हूं कि पोजीशन वेक्टर डिसाइड होगा। सबसे पहले एक रेफरेंस पॉइंट डिसाइड होगा। मैंने क्या कहा, ये सर्कुलर मोशन है, ये सेंटर है O। मैंने कहा कि ये P पॉइंट है जो रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस लाइन एक्सिस बना दी हमने ये।
समझ आ गया। हम इसके अकॉर्डिंग बताएंगे कि किसकी पोजीशन कहाँ है, क्यों है। हमने कहा मान लीजिए ये ए पॉइंट है, मैंने क्या किया, जो ये रेडियस वेक्टर है ना, ये यहाँ पर जो भी हमने पोजीशन वेक्टर इसका लिया हुआ है, इसका एंगल हमने शो कर दिया θ1। फिर हमने कहा कि ये ए से बी पॉइंट पर चला गया, दोबारा हमने इसका एंगल लिया, इसको हमने बताया θ2, और ये जो एंगल है ना, ये चेंज इन एंगल है, जिसको हमने लिख दिया डेल थीटा। ए से बी तक का जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हुआ था वो था डेल एस, अगर हम लाइन के अकॉर्डिंग लेते हैं तो। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं कि सर्कुलर पाथ के अंदर हमेशा ये ध्यान रखना है कि कितना एंगल चेंज हुआ है टाइम के रेस्पेक्ट में। द एंगल, द चेंज इन एंगल with respect to time is called angular displacement। समझ आ गया? टाइम के रेस्पेक्ट में एक टाइम इंटरवल के अंदर कितना एंगल चेंज हुआ है। हमने क्या कहा, व्हेन पार्टिकल मूव्स ए टू बी, ए से बी पॉइंट पर पार्टिकल मूव कर रहा है। अगर पार्टिकल ए से बी मूव कर रहा है तो कितना एंगल चेंज हुआ है, डेल थीटा, जो हमने लिया हुआ है। और डेल थीटा एंगल क्या होता है बेटा, डेल एस अपॉन आर, क्योंकि हमने पढ़ा है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। देखो एंगल क्या है हमारा यहाँ पर, डेल थीटा, आर्क कितनी है, डेल एस, रेडियस कितनी ले रहे हैं हम, आर। हमने डेल एस अपॉन आर लिख दिया, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। हमने ये इसके अंदर यूनिट लगा दी। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो हम इसकी यूनिट की बात करेंगे तो रेडियन बताएंगे, क्योंकि एंगल की स्टैंडर्ड यूनिट रेडियन होती है। रेडियन के अंदर यूज करेंगे। और डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आप लिखोगे तो m0 L0 T0, मतलब आप इसको डायमेंशन लेस बताओगे। समझ आ गया? क्या बताओगे आप इसको, डायमेंशन लेस। क्लियर है? अब मैं आपको एक पॉइंट और बताता हूं यहीं पर। अगर मान लीजिए आपसे ये कहा जाए कि एंगुलर वेलोसिटी के बारे में बताइए, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो आपको पता चल गया, डेल थीटा से लिख रहे हैं। अगर मान लीजिए ये कह दिया जाए कि एंगुलर वेलोसिटी बताइए क्या होती है, मैं आपको बता देता हूं, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है, ओमेगा से। एंगुलर वेलोसिटी हमेशा एक बात ध्यान रखना, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ आ गया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज विद रिस्पेक्ट टू, WRT का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डेल थीटा अपॉन डेल टी। समझ आ गया? ओमेगा क्या होता है भाई हमारे पास, डेल थीटा अपॉन डेल टी। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, यूनिट क्या हो जाएगी, रेडियन पर सेकेंड। कैसे भाई, थीटा की यूनिट क्या होती है, रेडियन, टाइम की क्या होगी, सेकेंड, तो इसकी यूनिट हो जाएगी रेडियन पर सेकेंड। अगर हम इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें, m0 L0 T-1, क्योंकि इसका तो डेल थीटा का तो कोई हमारे पास था ही नहीं डायमेंशन, किसका है, केवल टाइम पीरियड का है। अगर टाइम पीरियड का लिखेंगे तो t, और ऊपर जाएगा तो -t हो जाएगा। समझ आ गया? ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, पर इसको और आगे पढ़ना ज़्यादा जरूरी है। मान लीजिए हमने ये कहा, इफ time is taken very small, that is del t tends to 0,
जो टाइम पीरियड आप ले रहे हो उसको टेंड्स टू 0 ले रहे हो। मतलब मैं आपको बता देता हूँ, देखो ध्यान से, आपने क्या कहा, आपने ये कह दिया कि मान लीजिए ये O पॉइंट है, ये पार्टिकल की रेफरेंस पॉइंट है, ये A था, स्मॉल टाइम में वो यहां से यहां तक पहुंचा, ये एंगल डेल थीटा है, ठीक है। A से B तक जाने का जो टाइम पीरियड है ये डेल S लिया था, और कितने टाइम में, डेल T टाइम में। आप कह रहे हो कि व्हेन डेल T इज टेकन एज वेरी स्मॉल, आपने टाइम पीरियड को वेरी वेरी स्मॉल ले लिया, तो आप क्या कहोगे, ओमेगा इज इक्वल टू लिमिट डेल T टेंड्स टू 0 डेल थीटा अपॉन डेल T। क्या कह दोगे इसको, डेल थीटा अपॉन डेल T। और बेटा ये लिमिट हमने मैथमेटिकल टूल्स में भी बताई थी कि अगर आपके पास ये लिखा हुआ है लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 डेल y अपॉन डेल x, तो आप इसको डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ x लिख सकते हो। ये बताया हुआ है आपसे, जब लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 और ये नीचे जो लिखा हुआ है यही टेंड्स टू 0 है, तो dy बाई dx लिख दोगे। यहाँ पर नीचे क्या लिखा हुआ है, डेल t, और डेल t टेंड्स टू क्या लिखा हुआ है, 0, तो हम क्या कह देंगे इसको, d थीटा अपॉन dt। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो गया, d थीटा अपॉन dt। क्लियर है यहाँ तक। अब हमने क्या कह दिया, यहीं पर अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, मतलब हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी भी कह सकते हैं, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। समझ आ गया, डी थीटा अपॉन डी टी, एक ही बात है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए एक और टर्म मैं आपको बता देता हूँ। मैंने कितनी टर्म बता दी हैं, एक तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताया था, दूसरा क्या बताया भाई, एंगुलर वेलोसिटी। एक टर्म मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, चलो, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड को बेटा हमेशा कैपिटल टी से लिखते हैं। टाइम पीरियड का मतलब है दैट इज टाइम पीरियड टू टेकन वन रिवोल्यूशन, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। ऑफ ए सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ आप कवर कर रहे हो, ठीक है। आपने कहा कि ये एक सर्कुलर पाथ है, पार्टिकल ए पॉइंट से चला इस डायरेक्शन में और यूं कंप्लीट घूमकर वापस ए पर ही आ गया, मतलब इनिशियल और फाइनल दोनों पॉइंट सेम है। इसका मतलब यहां से घूमकर वापस इसी पॉइंट तक आने का जो टाइम पीरियड है वो कैपिटल टी है। इसकी यूनिट की बात करेंगे तो हमें पता है किसके अंदर होती है, सेकंड में। डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करेंगे तो क्या होगा, m0 l0 t1, ठीक है। ये तो कुछ ज्यादा खास नहीं था। अगला पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को न्यू से लिखा जाता है, न्यू, और इसको स्मॉल f से भी लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी होती है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, दैट इज नंबर ऑफ सर्कुलर मोशन या नंबर ऑफ कंप्लीट सर्कुलर पाथ इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 सेकेंड, ये फ्रीक्वेंसी होती है। मतलब फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है हमारे पास 1 अपॉन टाइम पीरियड। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, न्यू इज इक्वल टू 1/t, ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है। अगर मैं मान लीजिए ये कहूँ, इसकी यूनिट की बात करें तो भाई इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज, hz, और सेकंड इनवर्स भी कह सकते हो। डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें, m0 l0 t-1, देखिए t है ना, ये ऊपर जाएगा t-1, लेंथ और मास तो है ही नहीं, तो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया।
फ्रीक्वेंसी आपने पहले भी पढ़ी है। मान लीजिए आपसे ये कहे कि आपने ये पढ़ा ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी। मान लीजिए आपने सर्कुलर पाथ में थीटा एंगल ट्रेवल किया स्मॉल टी टाइम इंटरवल में। स्मॉल टी टाइम कंप्लीट साइकिल के लिए नहीं होता, कहीं भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक के लिए होता है, चाहे वो कहीं पर भी हो। अगर कंप्लीट साइकिल कवर किया है तो उसका टाइम पीरियड कैपिटल टी माना जाएगा। समझ आ गया? थीटा इज इक्वल ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी लिखा हुआ है। और मान लीजिए अगर हम कंप्लीट रिवॉल्यूशन की बात करें, इफ वी टेक कंप्लीट रिवॉल्यूशन, ठीक है, अगर कंप्लीट रिवॉल्यूशन लेते हैं तो थीटा क्या होगा हमारे पास 2 पाई। भाई ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन है तो इसका जो ये कंप्लीट साइकिल का एंगल है ये तो क्या हो गया 2 पाई। और कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए जो टाइम पीरियड होता है वो क्या लेते हैं कैपिटल टी, जो अभी अभी हमने आपसे बताया था। देन ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड। बेटा 1 अपॉन टाइम पीरियड हमने पढ़ा हुआ है फ्रीक्वेंसी होता है, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 2 पाई न्यू। कोई प्रॉब्लम है? तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। क्लियर है? अब मैं आपको एक बात और बता देता हूं, चलो देखिए, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम यहां पर आपको बता रहे हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। क्या बता रहे हैं भाई? रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी v एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इनके बीच में रिलेशन बता रहे हैं। ये रिलेशन किसके बीच में है? रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड न्यू। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये देखो हमने क्या कहा, ये हमारे पास ए पॉइंट है, ये हमारे पास बी पॉइंट है। ध्यान से समझना है, ऑब्जेक्ट अगर ए से बी जाता है तो ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा सर्कुलर पाथ में, इसको डेल एस लिख दूं। ये रेडियस है भाई आर, हम इसको आर वेक्टर कह सकते हैं, और ये क्या हो गया डेल थीटा हो गया। हम क्या कहेंगे वी नो डेल थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन डेल एस अपॉन आर। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? ठीक है भाई, अगर यहां तक प्रॉब्लम नहीं है तो हमने कह दिया इफ देखिए भाई, अगर मैं कहता हूं इफ डेल थीटा डेल टी the time taken for motion A to B, A से B तक जाने का जो टाइम पीरियड का जो मोशन का टाइम पीरियड है वो डेल टी है। देन डेल थीटा अपॉन डेल टी इज इक्वल टू डेल एस अपॉन आर इंटू डेल टी। भाई दोनों को हमने क्या कर दिया डेल टी से डिवाइड कर दिया, डेल टी से डिवाइड कर दिया इफ टाइम टेकन इज स्मॉल, वेरी स्मॉल। अगर टाइम टेकन वेरी स्मॉल है, देखो ध्यान से, ये सर्कुलर पाथ है, यहां से चला मान लो ये ए पॉइंट है, ठीक है, यहां पर पहुंच गया, हमने यहां से यहां तक का वेरी स्मॉल टाइम पीरियड लिया हुआ है, तो बेटा ये आर्क थोड़ी है, ये तो लेंथ ही हो गई एक किस्म से, और ये तो लीनियर ही लग रही है क्योंकि टाइम पीरियड क्या लिया हुआ है वेरी वेरी स्मॉल लिया हुआ है। हमने क्या कह दिया डेल टी टेंड्स टू जीरो। अगर ये वेरी वेरी स्मॉल है तो क्या लिखा जाएगा लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो डेल थीटा अपॉन डेल टी इज इक्वल टू, यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो डेल एस अपॉन आर इंटू डेल टी। अब मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बताया था लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो डेल थीटा अपॉन डेल टी ओमेगा बताया था,
लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो, ये हमने पहले भी आपसे बताया हुआ है, डेल एस अपॉन डेल टी, क्या बताया था अभी। अब ये दोनों वैल्यू अगर मैं वहां पर पुट करता हूं, क्योंकि हम इसको क्या कह देंगे बेटा, इसको तो हम क्या कह सकते हैं, डी थीटा अपॉन डी टी, और इसको क्या कह सकते हैं, डी एस अपॉन डी टी। दोनों की वैल्यू पुट कर दूंगा, डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर बाहर ले लिया, इसको क्या लिख दिया मैंने, डी एस अपॉन डी टी। अब डी थीटा अपॉन डी टी क्या होता है बेटा, ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर, एंड वी इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं, आर ओमेगा। मतलब हम आपको ये बता सकते हैं कि जो लीनियर वेलोसिटी है ना, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू आर क्या है हमारे पास, रेडियस, मल्टीप्लाई बाई ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। समझ आ गया। अब मान लीजिए हमें पता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो भाई v इज इक्वल टू, हम इसको क्या लिखेंगे, ओमेगा क्रॉस आर। जो लीनियर वेलोसिटी है वो एंगुलर वेलोसिटी क्रॉस प्रोडक्ट विद रेडियस होगी। समझ आ गया, ये वेक्टर नोटेशन है। क्या है भाई, ये वेक्टर नोटेशन, क्योंकि आप इसको किसके अलोंग ले रहे हो, आप इसको रेडियस के अलोंग ले रहे हो। आप ये कह रहे हो कि इस सर्कुलर पाथ में ऐसे घूम रही है, तो आपने कहा कि ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी है। एंगुलर वेलोसिटी जो होगी, एंगुलर वेलोसिटी क्रॉस प्रोडक्ट विद रेडियस जो होगा वो हमारे पास लीनियर वेलोसिटी होगी। समझ आ गया। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे भाई, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है और ये इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट है, एंगुलर एक्सेलरेशन। और आगे हमारा सर्कुलर मोशन आएगा, उसको भी हम पढ़ेंगे, उसमें भी हम इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ेंगे भाई। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से डिनोट किया जाता है बेटा, इसको किससे डिनोट किया जाता है भाई, अल्फा से। अब एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब एंगुलर एक्सेलरेशन की बात है तो हम क्या कहेंगे, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। समझ आ गया। या ये भी कह सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, with respect to time. Alpha is equal to del omega upon del t। समझ आ गया होगा भाई। हम इसको वैसे तो अल्फा बार से भी लिख देते हैं, इसको बोला जाता है हमेशा एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर मान लीजिए आप इंस्टेंटेनियस की बात करते हो, आप ये कहोगे इफ डेल टी टेंड्स टू जीरो देन अल्फा इज इक्वल टू, क्या लिखा जाएगा, लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो, स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम ले लिया, डेल ओमेगा अपॉन डेल टी, सेम वही प्रोसेस। हम इसको क्या लिख देंगे बेटा, डी ओमेगा बाई डी टी। क्या लिख देंगे भाई इसको, डी ओमेगा अपॉन डी टी। क्लियर है। हम क्या कहेंगे, अल्फा इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी। ये भी आप लिख सकते हो। समझ आ गया। इसकी यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी भाई, यूनिट हो जाएगी हमारे पास रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि रेडियन पर सेकेंड इसकी थी, अपॉन में सेकेंड करेंगे तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करते हैं, m0 L0 t-2, क्योंकि एंगल की तो कोई होती नहीं है, सेकेंड स्क्वायर है तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा t-2। ये क्या हो गया, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। ठीक है ना भाई। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं भाई। हमने क्या पढ़ा था, एक रिलेशन और बताना चाहता हूं मैं आपको। वी नो V इज इक्वल टू आर ओमेगा, पढ़ा था, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड।
दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लिख देता हूँ। तो क्या हो गया यहाँ पर dv बाई डी टी, यहाँ क्या हो गया भाई d बाई डी टी एंड r ओमेगा। भाई d बाई डी टी, dv बाई डी टी, तो मेरे हिसाब से क्या होता है एक्सेलरेशन, r हमने बाहर ले लिया, और d ओमेगा बाई डी टी क्या होता है अल्फा, अभी अभी पढ़ा था। मेरी बात समझ गई कि नहीं? मतलब a इज इक्वल टू क्या कह सकते हो आप, अभी तो वेक्टर टर्म में मत लिखिए, a इज इक्वल टू सीधा क्या लिख दो r अल्फा। अगर वेक्टर टर्म में लिखोगे तो a वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फा क्रॉस r, क्योंकि आपने जिस तरह v इज इक्वल टू क्या पढ़ा था बेटा, आपने ओमेगा क्रॉस r पढ़ा था, इसी तरह से अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फा क्रॉस r। मेरी बात समझ गए? अब जैसे कि आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो सेम यही टर्म आ जाएगी, हम लिख देंगे इन वेक्टर टर्म, इन वेक्टर टर्म। क्लियर है? अब एक बात ध्यान से देखनी है, हम यहाँ पर आपको बार बार एक बात बता रहे हैं कि एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हम क्या कह रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा तो भी हमने एक्सेलरेशन पढ़ा, तो मैं बार बार कह रहा हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और वेलोसिटी में जरूरी नहीं है कि स्पीड चेंज हो, डायरेक्शन चेंज हो जाए तो भी उसको वेलोसिटी चेंज माना जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मैं दोबारा उस पॉइंट को लिखूंगा और यहाँ पर मैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करूंगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को AC से लिखेंगे भैया, समझ आ गया? अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, इफ ऑब्जेक्ट मूव्स with constant speed in circular path, ध्यान से समझना है जो मैं लिख रहा हूं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, देन इट्स मैग्नीट्यूड डू नॉट चेंज, इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, एंड डायरेक्शन ऑफ v चेंज एट एवरी पॉइंट। समझ आ गया? इसकी जो डायरेक्शन है वो हर पॉइंट पर चेंज होगी। समझ आ गया? देन एक्सेलरेशन इज डन, और एक्सेलरेशन तो होगा। समझ आ गया? देखिए भाई, मैं यहां पर ये बता रहा हूं, ये एक सर्कुलर पाथ है, ध्यान से समझना। मैंने कहा ये P पॉइंट है, R रेडियस है, ये Q पॉइंट है। मैंने कहा ये वेलोसिटी v वेक्टर है, यहां पर भी वेलोसिटी v वेक्टर है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो चेंज ही नहीं हो रहा। समझ आ गया होगा? ये जो एंगल है ना, ये डेल थीटा है और ये है डेल s। कोई प्रॉब्लम है? मान लीजिए यहां पर मैं आपको ये कहता हूं कि भाई ये डिस्टेंस है डेल s। मैंने क्या कहा? मैंने कहा ये A पॉइंट है, ध्यान से समझना है। यहां से अगर देखा जाए तो एक वेलोसिटी तो इधर एक्ट कर रही है और एक वेलोसिटी इधर एक्ट कर रही है, ये v वेक्टर है और ये भी v वेक्टर है। अगर इन दोनों का चेंज निकाला जाए तो क्या लिख देता हूं मैं, डेल v। ध्यान से समझना है, क्या किया मैंने, ये A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट, ये वेक्टर इधर, देखो ध्यान से, ये v वेक्टर है, मैंने ये इधर दिखा दिया, ये दूसरा v वेक्टर है, ये मैंने इधर दिखा दिया। मैंने इसको आगे बढ़ाया और इसको पीछे बढ़ाया, तो जो एंगल यहाँ पर है सेम एंगल यहाँ मिल जाएगा डेल थीटा। क्यों? क्योंकि ये v वेलोसिटी इस r पर परपेंडिकुलर है, ये v वेलोसिटी इस r पर परपेंडिकुलर है, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो इनके परपेंडिकुलर के बीच में भी सेम एंगल होगा। मैंने कहा कि इन दोनों के अंदर जो डायरेक्शन चेंज हो रही है तो ये क्या होगी, इनकी चेंज इन वेलोसिटी होगी। अगर ये चेंज इन वेलोसिटी है तो डेल v वेक्टर को हम क्या कह सकते हैं,
V देखिए मान लीजिए ये V1 ले ली और इसको V2 ले लिया, तो ये V1 है और ये क्या है V2, तो V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर कह सकते हो ना आप इसको। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर मैं इनका मैग्नीट्यूड निकालना चाहूँ तो आप ध्यान से समझिए भाई, ये भी रेडियस है, हम क्या कहेंगे बेटा OP इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू R है, ये दोनों बराबर है, रेडियस है। इसमें अगर हम कहें तो AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू V कह दूं मैं, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, क्योंकि ये भी V है और ये भी क्या है V है, जो थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था। V1 मैग्नीट्यूड V2 मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू V। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर मान लीजिए इनका मैग्नीट्यूड सेम है तो मैं क्या कहूँगा, ये दोनों की दोनों ट्रायंगल क्या हो गई सिमिलर, ट्रायंगल OPQ एंड ट्रायंगल ABC आर सिमिलर। अगर ये सिमिलर है तो साइड अपॉन साइड वाला रूल लगा सकते हैं। मैं क्या कहूँगा यहाँ पर, ये साइड क्या है PQ और इसकी ये साइड क्या है BC। मेरी बात समझ गए। यहाँ पर अगर हम बात करें, ये साइड क्या है OP और ये साइड क्या है AB। मतलब मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पर, ये चेंज इन वैल्यू क्या है डेल V, ये चेंज इन वैल्यू क्या है डेल S अपॉन OP क्या है R और ये वैल्यू क्या है बेटा V। कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। OP देखिए PQ इसी की साइड है, या दिस साइड अपॉन दिस अपॉन दिस, ऐसे भी लिख सकते हो आप। अगर यहां से देखो तो क्या आ जाएगा हमारे पास, दूसरा आप ये भी सीधा लिख सकते हो और इस टर्म को PQ अपॉन OP इज इक्वल टू BC अपॉन AB, इन्हीं के अपॉन में लिख सकते हो। PQ क्या है हमारे पास डेल S है, डेल S अपॉन R, PQ डेल S था ना, हमने उल्टा लिख दिया डेल S अपॉन डेल V, ऐसे डेल S अपॉन R इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा डेल V अपॉन V। क्लियर है, एक ही बात है, इससे भी यही आना था और इससे भी यही आना था, एक ही बात है, साइड अपॉन साइड, साइड अपॉन साइड, जैसे होता है ना परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइपोटेन्यूज, वो वाला रूल लगा सकते हो। तो यहाँ से डेल S अपॉन R इज इक्वल टू डेल V अपॉन V आ गया। हमने यहाँ से क्या किया डेल V निकाल दिया, डेल V इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा V अपॉन R इंटू डेल S हो गया। हम दोबारा से यही कहते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल टी, डेल टी से डिवाइड करेंगे तो डेल V अपॉन डेल टी इज इक्वल टू V अपॉन R इंटू डेल S अपॉन क्या हो गया डेल टी। बेटा डेल V अपॉन डेल टी आपने पढ़ा हुआ है, क्या होता है एक्सेलरेशन होता है कि नहीं, तो हमने इसको किससे लिख दिया, फिर वही बात लिखेंगे हेयर डेल टी टेंड्स टू 0। अगर हम स्मॉल टाइम इंटरवल लें तो क्या लिखा जाएगा भाई, इसको हम क्या लिख देंगे लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल V अपॉन डेल टी इज इक्वल टू V अपॉन R हमने बाहर ले लिया, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल S अपॉन डेल टी। यहां तक क्लियर है भाई। अब आप बताइए डेल टी टेंड्स टू 0 अगर लिखा हुआ हो तो डिफरेंशिएशन होता है, काफ़ी बार बता चुके हैं ये फॉर्मूले, और डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे dV अपॉन डी टी इज इक्वल टू V अपॉन R, ये क्या हो गया बेटा ds अपॉन डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन होता है, तो हमने इसको क्या लिख दिया a इज इक्वल टू, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है v, दैट इज v अपॉन r। हमने यहाँ लिख दिया a इज इक्वल टू क्या होता है बेटा dv बाई डी टी, और v इज इक्वल टू क्या होता है ds अपॉन डी टी। हमने इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, देन a इज इक्वल टू क्या आ गया v स्क्वायर अपॉन r। अब आप एक बात ध्यान से समझिए, हमने क्या पढ़ा हुआ है बेटा v, एक तो ये फॉर्मूला हो गया, ये भी आपने याद रखना है। एक हम लिखेंगे v नो, v इज इक्वल टू r ओमेगा भी पढ़ा था हमने। अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पुट करता हूँ तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा r ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन r ये कट जाएगा, तो a इज इक्वल टू क्या कह दिया जाएगा r ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है।
अब मैं आपको और आगे बता देता हूं। हमें पता है एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, हम यहां पर लिखेंगे वी नो एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब आप ध्यान से देखिए कि हम इसकी डायरेक्शन कैसे बताते हैं। अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करें तो देखिए ध्यान से, हम यूं घूम रहे हैं बेटा, ठीक है। हमने कहा कि यहां वेलोसिटी v वेक्टर है, यहां वेलोसिटी v वेक्टर है, यहां वेलोसिटी v वेक्टर है, मतलब हर पॉइंट पर वेलोसिटी क्या सेम है क्या है भाई, सेम है। ये हमारे पास क्या है बेटा, r वेक्टर है। क्लियर है। अब हम क्या कह रहे हैं बेटा, यहां पर हम बात करें एंगुलर वेलोसिटी की और v स्क्वायर अपॉन r जो हमने यहाँ पर लिखा है, और हम इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं, हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा और हमेशा परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी आएगा, दैट इज यहाँ पर टुवर्ड्स द डायरेक्शन। और ये जो है ना, ये जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा कहाँ पर एक्ट करेगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। क्योंकि जब हम इस लिमिट की बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन के अंदर, तो हम क्या देख रहे हैं भाई, द चेंज इन वेलोसिटी डेल वी इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। समझ आ गया हम किसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि ये एक्सेलरेशन किससे आया है बेटा, देखो ध्यान से, ये किससे आया है बेटा, जो हमने v1 देखा ये r के परपेंडिकुलर है, v2 देखा r के परपेंडिकुलर है, और जब हमने इस एक्सेलरेशन की बात करी तो वो किससे आ रहा है, डेल v से आ रहा है। हमने यहाँ पर जो डेल v देखा वो v1 और v2 का क्या था, डिफरेंस था, v2 माइनस v1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड था ना। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो चेंज इन वेलोसिटी है, हम क्या कहेंगे, हेयर डेल v इज ऑलवेज perpendicular to v vector and hence acceleration is perpendicular to v vector and acts towards radius। समझ आ गया। हम देख रहे हैं कि डेल वी जो है वो v1 v2 या v वेक्टर जो आप ले रहे हो उसके परपेंडिकुलर है। अगर वो उसके परपेंडिकुलर है तो जो a वेक्टर होगा वो भी क्या होगा, v के परपेंडिकुलर होगा। देन एक्ट्स टुवर्ड्स रेडियस कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, और इसको ac से लिखा जाएगा। किससे लिखा जाएगा बेटा, AC से। मीन्स इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। सर्कल के सेंटर की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी, ये बात हमेशा याद रखनी है। अब ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होती है, एक्सेलरेशन हमेशा ध्यान रखना है, इट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड की वजह से तो इस पर कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ बेटा, मैग्नीट्यूड तो हमने चेंज ही नहीं किया, केवल डायरेक्शन चेंज की, उसकी वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने याद रखना है, ठीक है। अब मान लीजिए आपने क्या कह दिया, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कह दिया, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो मैं आपको बताता हूं कि आपने क्या करना है। अब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट मूव्स विद डिफरेंट स्पीड इन सर्कुलर पाथ
फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ पेंडुलम। आपको पता है पेंडुलम का जो मोशन होता है क्या होता है, जैसे कि आपने क्या किया, एक पेंडुलम यहाँ पर लटकाया, इस पर फोर्स लगा दिया बेटा, तो देखिए ये यूं सर्कल बनाएगा इस तरह से, फिर ये वापस आएगा। आप एक बात ध्यान से देखिए, ये जो सर्कल बन रहा है इसका, ये जो सर्कुलर पाथ है, इस पाथ के अंदर हर पॉइंट पर इसकी स्पीड अलग है। जितना ऊपर जाएगा रुक जाएगा, फिर यहाँ से वापस आएगा, स्पीड बढ़ेगी, यहाँ तक स्पीड बढ़ेगी, फिर जितना ऊपर की तरफ जाएगा फिर स्पीड कम होगी। मतलब डिफरेंट स्पीड से मूव कर रहा है, और किस में मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। अगर इस तरह का मोशन हो तो क्या होगा, मतलब हम ये कहेंगे कि यहाँ पर हम देखेंगे कि जो एक्सेलरेशन है ना, वो सर्कल की, ये सर्कुलर पाथ की वजह से, डायरेक्शन की वजह से एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी है, बट ड्यू टू चेंज इन इट्स स्पीड इट्स हैज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। हम कहेंगे हेयर एक्सेलरेशन हैव टू कंपोनेंट्स। पहला हम लिखेंगे AT, इसको मैं बता देता हूं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, which produced due to change its speed at every point and having direction tangent to circular motion। समझ आ गया? जो सर्कुलर मोशन है उसका जो टेंजेंट ड्रॉ होगा उस डायरेक्शन में, क्योंकि वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में चेंज हो रही है उसी डायरेक्शन में क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन चेंज होगा। दूसरा जो इसी का पार्ट है, दूसरा AC, इसको क्या लिखेंगे बेटा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, which produced due to change the direction of velocity। ये पॉइंट याद रखना है, समझ आ गया? अब वेलोसिटी की जो डायरेक्शन चेंज हो रही है उसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन केवल वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो मैं आपको बता देता हूं, जिसको AT से लिखा जाएगा, जिसको सीधा dV/dt लिख सकते हो। dV/dt को क्या लिख सकते हो, R अल्फा, पढ़ा हुआ है हमने भाई। dV/dt क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है ना सीधा, जो वेलोसिटी के चेंज होने से, और A इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, R अल्फा। और AC हमने अभी अभी पढ़ा था, जिसको आपने क्या लिखा था, V²/R, और क्या लिखा था बेटा, ω²R। ये दोनों फॉर्मूले लिखे थे। अब हम देखिए एक डायग्राम बनाते हैं। हमने कहा कि ये सर्कुलर मोशन है, अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, और अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है AT। ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है, तो इन दोनों की रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कहाँ होगी, इनका डायगोनल होगा, इनका रिजल्टेंट होगा। मतलब आप क्या करोगे, यहाँ से आप पैरेललोग्राम लॉ ड्रॉ करोगे ना, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बताओगे, दैट इज A। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, A रिजल्टेंट इज इक्वल टू AC² प्लस AT², और इसका अंडर रूट। क्यों, क्योंकि AC एंड AT एक्ट्स परपेंडिकुलर टू ईच। क्यों, क्योंकि हमने कहा था भाई जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में टेंजेंशियल होगा, और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर सेंट्रीपिटल होगा। ये तो हम पढ़ चुके हैं, डायरेक्शन की वजह से तो परपेंडिकुलर ही तो होता है भाई। तो हमारे पास नेट क्या हो जाएगा, हमारे पास ये हमारे पास नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा, नेट एक्सेलरेशन। समझ आ गया होगा? यहाँ पर एक पॉइंट अच्छा मैं आपको बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम ये बार बार एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ रहे हैं, समझ आ गया? हम बार बार एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ रहे हैं, आपसे पूछ लिया जाए वाई यू डू नॉट यूज इक्वेशन ऑफ
accelerated motion in uniform सर्कुलर मोशन। आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज क्यों नहीं कर सकते? जस्ट लाइक v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, या फिर आप उनका यूज कर सकते हो। मैं आपको बता रहा हूं कि आप उनका यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। अगर मान लीजिए आप लेते हो प्रोजेक्टाइल मोशन, आपने प्रोजेक्टाइल मोशन की बात की, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है भाई, ठीक है, ये कैसा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। अगर हम इसके अंदर बात करें तो इस मोशन के अंदर जो आप डायरेक्शन ले रहे हो और मैग्नीट्यूड ले रहे हो, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्योंकि यहां पर जो आपने लिया था ना, वो ग्रेविटी लिया था। ग्रेविटी की वैल्यू हर पॉइंट पर 9.8 थी, कांस्टेंट थी, और हर पॉइंट पर परपेंडिकुलर डाउनवर्ड थी, वर्टिकली डाउनवर्ड थी। मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमेशा क्या है? सेम। और अगर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, इफ वी टेक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर आपने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ले लिया, अगर आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लेते हो, ये सर्कुलर मोशन है, आपने क्या कहा? इस पॉइंट पर देखेंगे तो एक्सेलरेशन इधर है, यहां से देखा जाए तो एक्सेलरेशन इधर है, हर पॉइंट पर टुवर्ड्स द सेंटर है, मींस टुवर्ड्स द सेंटर तो है, बट डायरेक्शन एसी की क्या हो रही है? चेंज। डायरेक्शन ऑफ एसी चेंज एट एवरी पॉइंट। समझ आ गया होगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन हर पॉइंट पर क्या हो रही है बेटा? चेंज हो रही है। ये बात याद रखनी है। अगर मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव करे तो, एक और पॉइंट लिख देता हूं, इफ एनीबॉडी मूव्स विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, अगर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव करे तो क्या होगा? देन आपने हमेशा याद रखना है एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन इज जीरो। एंगुलर एक्सेलरेशन हमेशा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। समझ आ गया? तो ये सब पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं, और तो लगभग सारे पॉइंट मैं बता चुका हूं। अब इससे रिलेटेड आप न्यूमेरिकल एक बार करके देखिए। इन सबसे पहले तो आप इनको पढ़िए, न्यूमेरिकल तो मैं अगले लेक्चर में करवा दूंगा, या आप भी प्रैक्टिस करिए। इनको पढ़ना, ये चैप्टर खत्म हो गया और उसके बाद हम लॉज ऑफ मोशन नया चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू।